हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के अंदर 8th क्लास के 2 लेसन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और 3rd लेसन आज हमारे पास रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अगर आपने अभी तक पीछे के 2 लेसन नहीं देखे हैं, उनके वीडियो नहीं मिली आपको, तो बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल पर जाइए और NCERT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के बाकी की 2 वीडियो जो पहले डाली जा चुकी है उनको देखिए। तो 3rd लेसन हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अंग्रेजों का जो भारत के अंदर दबदबा बढ़ने लगा था, उस टाइम की बात है ये। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिलना, इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग वही डिस्कस करेंगे। बाकी बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। हुगली नदी के तट पर कलकत्ता के अंदर इनकी सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी और उसी के साथ ही इनका बंगाल के अंदर जो युद्ध का कार्यक्रम या कब्जा करने का कार्यक्रम शुरू हो गया था और प्लासी बक्सर के युद्ध यहाँ पर होने लगे थे। और बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने इनको बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। कंपनी की आमदनी क्या थी? तो कंपनी की आमदनी जो बंगाल की दीवानी मिलने से लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया और कंपनी की आय में वृद्धि हो गई थी। भारतीय कारीगरों की दशा क्या रहेगी? तो कंपनी का व्यापार बढ़ने से भारतीय कारीगरों का उत्पादन गिर गया, उनकी खेती चौपट हो गई और किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। कुटीर और लघु उद्योगों का पतन होने शुरू हो गया था। इसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने आगे अपने कदम बढ़ाए और स्थायी बंदोबस्त, एक नई प्रथा इन्होंने लॉन्च की। स्थायी बंदोबस्त किसने की? कॉर्नवालिस ने। तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई भू राजस्व एकत्रित करने की नई प्रथा थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा तय दर से जमा करवाना होता था। यानी कि जमींदारों को कह दिया कि किसानों से राजस्व वसूल करो और हमारे पास जमा करवाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे को कुछ एक उसमें कमीशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी एक चाल थी भारत के अंदर अपना स्थायी शासन स्थापित करने की। और इस योजना का सबसे बड़ा जो रणनीतिकार था वो था कॉर्नवालिस। कब लागू हुई है? 1793 में, स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद में हमारे पास रहेगा महलवारी बंदोबस्त। होल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू भू राजस्व एकत्रित करने की एक संशोधित प्रणाली रहेगी है। इस राजस्व व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करना और उसे जमा कराने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा गया था। जमींदार को नहीं, मुखिया को सौंप दिया कि तुम्हें राजस्व इकट्ठा करके हमें देना पड़ेगा। रैयतवारी या मुनरो व्यवस्था, इसके अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई भू राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा सीधे किसानों से ही राजस्व एकत्रित किया जाता था। पहले क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त के अंदर उन्होंने जमींदारों से कहा कि आप हमें किसानों से राजस्व वसूल करके दो। फिर इनको लगा कि पहले किसान हमें किसानों से जमींदार लेते हैं, फिर जमींदार अपना हिस्सा काट के अंग्रेजों को देते थे, यानी कि जमींदार बीच में आ गए। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारों को हटा करके सीधा महलवारी प्रथा लागू की और उन्होंने कह दिया कि गाँव का मुखिया तो एक ही रहेगा, एक मुखिया को कमीशन दे देंगे और इससे कहेंगे कि आप राजस्व लेके आओ। तो इन्होंने जमींदारों को बीच में से कट करके मुखिया को एक को कमीशन देना अच्छा समझा। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने मुखिया को भी कट कर दिया कि इसको भी क्यों कमीशन दें, हम सीधे किसानों से ही राजस्व ले लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा होल्ड कर दिया मार्केट के ऊपर, जो भी उस समय के इलाके थे उसके ऊपर, और जो भी रसूखदार लोग उस समय थे उनकी धीरे धीरे मध्यस्थता खत्म कर दी। तो रैयतवारी या मुनरो व्यवस्था के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने किसानों से सीधा ही राजस्व एकत्रित करना शुरू किया। यूरोप के लिए क्या क्या फसलें उस समय उगाई जाती थी?
अंग्रेजों ने यूरोपीय मांग और हितों को ध्यान में रखकर भारत के अंदर फसलें उगाई, जैसे अफीम, नील, कपास, गन्ना, गेहूं, पटसन और चाय। इन चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। भारतीय नील की मांग। नील का उत्पादन एक पौधे से किया जाता है। कपड़ा उद्योग के विकास के साथ साथ ब्रिटिश बाजारों में भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि नीला रंग देखने में चमकदार होता है, तो वो नीला रंग ज़्यादा उस टाइम प्रचलन में हुआ था। आफ्टर देन इस नील के बहुत से एविल इफेक्ट होते हैं और हमारे समाज के अंदर नीले रंग को अवैध घोषित किया गया है। ये किस वजह से किया गया है अभी हम डिस्कस करते हैं नील विद्रोह के साथ। 1859 में बंगाल के रैयतों ने, रैयत किसानों को कहेंगे, ध्यान रखना आगे भी ये वर्ड आएगा। रैयतों से क्या मतलब निकलता है? रैयतों का मतलब होता है किसान। नील की खेती करने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लग गई। क्यों किया उन्होंने नील का विद्रोह? क्योंकि नील जो पौधे से तैयार की जाती है और ये पौधा एक बार जिस जमीन में लग गया उस जमीन के अंदर उपजाऊ शक्ति को ये ख़त्म कर देता है, यानी कि ज़मीन बिल्कुल बंजर बना देता है। उस ज़मीन में फिर दोबारा से कोई फसल और नहीं उगती। एक तो ये कारण था सबसे बड़ा, क्योंकि किसान थे, उनकी ज़मीनें नष्ट हो रही थी। दूसरा पॉइंट इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये किसानों से नील तो ले रहे थे, किसानों ने सोचा अच्छा है नील तो ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, नील का जो रेट था वो खुद फिक्स करने लगे कि हम अब आपसे कम रेट में लेंगे। यानी कि एक तो किसानों की ज़मीनें ख़त्म होनी शुरू होगी, दूसरा इनको पैसे भी कम मिलने लगे। तो इसलिए इन्होंने विद्रोह किया कि हम नील की खेती करेंगे ही नहीं, और अंग्रेज इनसे ज़बरदस्ती सिर्फ नील की ही खेती करवाते थे इस इलाके में। इसलिए महात्मा गांधी का भी आंदोलन आता है नील के विरोध में, और इससे बहुत साल पहले जो अपने समाज के बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं, इन्होंने कह दिया था कि नील का प्रयोग बंद करें, नीले वस्त्र धारण नहीं करने। तो वो इसीलिए कहा था क्योंकि ये ज़मीन नष्ट कर देता है, सबसे बड़ा इसका यही कारण था। इसके बाद में मैच करने वाले हैं, किए हुए मिलेंगे अपने को, अभ्यास के प्रश्नों में है ये। रैयत किसे कहते हैं? किसानों को। और महाल किसे कहते हैं? ग्राम के समूह को। ग्राम समूह को क्या कहा जाता है? महाल। निज क्या होता है? निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती करना, यानी कि मालिक खुद अपनी ज़मीन पर खेती करेगा तो वो निज कहलाता है। रैयती क्या होती है? रैयती होती है रैयतों की ज़मीन पर खेती करना, यानी कि किसानों की ज़मीन पर कोई खेती करता है तो उसको रैयती कहा जाता है। रिक्त स्थान भरते हैं। यूरोप में वुड उत्पादकों को नील के कारण अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिक क्रांति के कारण बढ़ने लगी थी, क्योंकि कपड़े का उस टाइम में नया नया प्रचलन शुरू हो गया था, अलग अलग डिजाइनदार कपड़े, और उनके अंदर फिर नीले रंग का प्रयोग, तो इसके कारण नील की मांग इनके अंदर बढ़ने लगी थी। वुड की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर असर पड़ा था। वुड भी एक तरीके का आर्टिफिशियल कलर होता है, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग में नील के ऊपर असर पड़ा था। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली? 12 अगस्त, ये 1965 दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा 1765। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? 12 अगस्त 1765 को। किसने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी का अधिकार पत्र ग्रहण किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की दीवानी का अधिकार पत्र ग्रहण किया था, और इसी ने ही प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, कंपनी का नेतृत्व किया था, और उसके बाद में ये अपने देश वापस चला गया था 1766 के अंदर, और उसी के 2 साल बाद इसने आत्महत्या कर ली थी।
बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो 1770 के अंदर बंगाल में अकाल पड़ा और इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो स्थायी बंदोबस्त भूराजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। किसने लागू की थी? ये कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू की थी। कब लागू की थी? 1793 में। कंपनी ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया? क्योंकि कंपनी की आय बढ़ाने, खेती में सुधार करने एवं बंगाल की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए लागू किया गया। खेती में सुधार और बंगाल की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालना सिर्फ एक बहाना था। सबसे बड़ा बहाना तो इनका क्या था? मध्यस्थों को खत्म करना। तो कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त के रूप में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और इन लोगों को कहा गया कि आप किसानों से राजस्व एकत्रित करके लेके आओ। फिर धीरे धीरे इनको भी खत्म कर दिया और एक गांव के अंदर एक मुखिया को नियुक्त कर दिया कि पूरे गांव से तुम ही राजस्व लो। और एक टाइम ऐसा आया जब इनको भी खत्म कर दिया और कहा हम खुद ले लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह काम करो अपना। अगला क्वेश्चन है, महल से क्या अभिप्राय है? तो महल राजस्व एक राजस्व इकाई थी और यह गांव या गांव का समूह को कहा जाता था। महल एक गांव या गांव के समूह को महल कहा जाता था और राजस्व एकत्रित करने की एक इकाई थी। स्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में लागू किया गया? बंगाल में। सबसे पहले बंगाल के अंदर लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त द्वारा राजाओं और तालुकदारों को क्या कार्य सौंपा गया? राजस्व चुकाने का कार्य। क्या कार्य सौंपा गया? राजस्व चुकाने का कार्य सौंपा गया। नेक्स्ट है हमारे पास, भूमि के स्थायी बंदोबस्त से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? इनको पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। किसान कर्जवान हो गए और उनकी अपनी ज़मीनें जो थी वो इनको गिरवी रखनी पड़ी या बेचनी पड़ी। महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, यानी कि आज के टाइम में जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर महलवारी प्रथा लागू की गई। रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा विकसित की गई? रैयतवारी व्यवस्था जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई। और कहाँ लागू की गई है? दक्षिण भारतीय प्रांतों में लागू की गई। महलवारी प्रथा आगे आती है। महलवारी व्यवस्था में भू राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो गांव के मुखिया की। इस व्यवस्था को लागू किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर इसको लागू किया। किसने लागू किया? महलवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू की थी। नील का पौधा मुख्यतः किन इलाकों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। 13वीं शताब्दी तक किन देशों में कपड़े का उत्पादन, रंगाई में भारतीय नील का इस्तेमाल होता था? यानी कि किन देशों के अंदर भारतीय नील का इस्तेमाल उस समय में होता था? तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक इसका यूज करते थे। नील का प्रयोग अंग्रेज किस लिए करते थे? कपड़ा रंगने के लिए। भारत में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज व्यापारियों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा थी? तो ये नील का ही उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। बंगाल के रैयतों ने किस फसल की खेती करने से इनकार कर दिया और बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और नील विद्रोह के नाम से एक आंदोलन इन्होंने किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ गई? क्योंकि कपड़ों की रंगाई का कार्य बढ़ गया था। नील की खेती के मुख्य कौन से तरीके थे? 2 तरीके थे, एक तो निज और दूसरा रैयती। निज के अंदर जमींदार खुद खेती करते थे, रैयती के अंदर वो किसानों की जमीन लेके उसके ऊपर खेती करते थे। चंपारण आंदोलन किस लिए चलाया? चंपारण आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। कब? 1917 के अंदर। किसके विरुद्ध था? नील उत्पादन बागान मालिकों के विरुद्ध चलाया गया। गुमाश्ता कौन होता था?
बागान मालिकों के एजेंट को गुमाश्ता कहा जाता था। बागान मालिकों का जो एजेंट होता था उसको गुमाश्ता कहा जाता था, जो रैयतों से लगान वसूली के लिए आता था। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो 12 अगस्त 1765 को। किसने प्राप्त की ये दीवानी या नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने हासिल किया था। बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अर्थव्यवस्था जो है गहरे संकट में फंस गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने आते ही यहाँ पर लूटमार मचा दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के किस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में? बंगाल के अंदर। लगभग 1 करोड़ लोग इसके अंदर मारे गए थे। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया। कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो इसका भू राजस्व से संबंधित एक व्यवस्था थी ये। स्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया? तो 1793 में। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। क्या थी? एक भू राजस्व व्यवस्था थी। सबसे पहले कहता है कि स्थायी बंदोबस्त को किस प्रांत में लागू किया गया? तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के अंदर ही इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई थी? तो ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी तीनों ही प्रणाली अंग्रेजों ने चलाई थी। महलवारी व्यवस्था किस प्रांत में थी? तो ये मोस्टली उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि उस समय के बंगाल के अंदर जो उत्तरी इलाका था उसमें चलाई गई थी। महल क्या था? महल गांवों का एक समूह होता था। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते थे। महलवारी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्रित करता था? तो ये गांव का जो मुखिया होता था ये राजस्व एकत्रित इसमें करता था। नेक्स्ट है, महलवारी को लागू कब किया गया? तो 1822 में इसको लागू किया गया। किसकी देन है महलवारी प्रथा? तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महलवारी प्रथा को लागू किया था। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता है? महलवारी। किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो रैयतवाड़ी कहलाता था। जमींदारों से नहीं, किसानों से सीधा, यानी जो लोग खेत के ऊपर फसल उगा रहे हैं उनसे सीधा राजस्व ले लेना उसी जगह पे, उसको क्या कहते थे? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? तो टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड के अंदर। इनके बारे में, क्रांतियों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, तो अपनी जो प्रीवियस ईयर्स की वीडियोज़ हैं उनमें जाके देखिए। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? तो फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त की थी 1792 के अंदर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया था? तो नील के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित इन्होंने किया। नील का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कपड़े की रंगाई के अंदर। बंगाल में रैयतों ने नील का विद्रोह कब किया? तो मार्च 1859 के अंदर इन्होंने नील विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 25% भूमि पर नील उगानी इनको पड़ती थी। किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? सबसे पहला पॉइंट, मुनाफा कम था। दूसरा, जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी। आफ्टर देन, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये सारे ही पॉइंट इसके अंदर रहेंगे। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी ने नेतृत्व किया था 1917 के अंदर। नेक्स्ट है, बागान मालिकों के लगान वसूली करने वाले एजेंट होते थे गुमाश्त। अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये विचार किसका था? ये विचार था टॉमस मुनरो का। और ऊपर हमने डिस्कस किया था टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृषि के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। कौन सी कृषि के विरोध में? तो नील की खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था।
तो ये 8th क्लास का थर्ड लेसन हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके बाद आगे की वीडियोस भी हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी। इसके लिए आपके लिए आवश्यक है बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही वीडियो डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।